नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजगार युवा के ऊपर। मैं आपका दोस्त और होस्ट जेपी यादव आज ग्रीन ग्राम के साथ। ग्रीन ग्राम जिसको हम मूंग बोलते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम होता है विग्ना रेडिएटा, और बात करते हैं इसकी आगे हम। ग्रीन ग्राम क्लासिफिकेशन, अगर इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका किंगडम होता है प्लांटी, और ऑर्डर फेबेल्स होता है, फैमिली इसकी फेबेसी होती है। जीनस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो विग्ना इसका जीनस होता है, स्पीसीज इसकी रेडिएटा होती है। न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू जिसमें पर 100 ग्राम प्रति mg के हिसाब से बात की जाएगी, जो भी इसमें वो होगा वो एक 100 ग्राम के ऊपर बात होगा। 100 ग्राम के अंदर कौन सी चीज़ की कितनी क्वांटिटी पाई जाती है। अगर हम एनर्जी की यहाँ पे बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं तो 1452 किलो जूल इसमें एनर्जी पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो 62.62 ग्राम प्रति 100 ग्राम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। प्रोटीन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 23.86 ग्राम इसमें पाई जाती है। और फाइबर्स की बात करें तो 16.3 ग्राम यहाँ पे फाइबर्स पाए जाते हैं। शुगर 6.6 ग्राम प्रति 100 ग्राम पाए जाते हैं। फैट्स 1.15 ग्राम पाए जाते हैं। और विटामिन के ऊपर हम यहाँ पे आते हैं तो विटामिन की बात करते हैं तो थायमीन, जिसको B1 भी बोलते हैं, 54% पाया जाता है। और mg के अंदर हम इसकी बात करते हैं तो 0.621 इसके अंदर पाई जाती है। राइबोफ्लेविन B2 की बात करते हैं 19% के साथ, mg के अंदर बात करें तो 0.223 इसके अंदर पाया जाता है। नाइसिन की बात करें तो B3 जिसको बोलते हैं 15% के साथ 2.251 mg प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। विटामिन B6 की बात करते हैं तो 29% इसके अंदर पाया जाता है। 0.382 mg प्रति 100 ग्राम होता है। और विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं तो 6% इसमें विटामिन सी होता है। 4.8 mg पर 100 ग्राम इसके अंदर ये पाया जाता है। बाकी विटामिन ई की बात करते हैं, विटामिन ई इसके अंदर 3% पाया जाता है। टोटल 100 ग्राम के अंदर इसमें हम बात कर रहे हैं 0.51 mg प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। विटामिन के की बात करते हैं 9% पाया जाता है। बाकी इसमें मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, ये सब इसमें पाया जाता है। कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं तो 13% 132 mg पर 100 ग्राम पाया जाता है। आयरन की बात करते हैं तो 52% 6.74 mg पर 100 ग्राम पाया जाता है। मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो 53% पाया जाता है। 189 mg पर 100 ग्राम इसमें पाया जाता है दोस्तों। मैग्नीज की अगर हम बात करते हैं 49%, और mg में बात करते हैं तो 1.035 mg पर 100 ग्राम पाया जाता है। फास्फोरस इसमें दोस्तों 52% पाया जाता है, 367 mg पर 100 ग्राम। पोटेशियम 27%, 1246 mg। जिंक की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 28% इसके अंदर जिंक पाया जाता है। 2.68 mg पाया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर हम इसकी बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें होती है। ये एक लेग्यूम क्रॉप है, दलहनी फसल है। ये ओरिजिन इसका इंडिया है। इट इज ए ड्रॉट रेजिडेंट क्रॉप एंड सुटेबल फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग सबसे ज्यादा अपने राजस्थान में होती है, तो ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी फसल है। और इसकी बात करें तो इंटरक्रॉप में इसका बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है, कॉटन के साथ और रेड ग्राम के साथ इसका हम यूज ले सकते हैं। और इट इज बीइंग ग्रोन इन इंटरक्रॉप इन फ्रूट क्रॉप्स लाइक मैंगो, मैंगो हो गया, अपने सिट्रस हो गया, और भी फ्रूट क्रॉप्स ऑर्चार्ड्स के अंदर हम इसका यूज ले सकते हैं। क्योंकि ऑर्चार्ड्स में देखिए इसका क्या फायदा होता है। मेन चीज ये दलहनी क्रॉप होती है। ऑर्चार्ड्स में क्या होती है, ऑर्चार्ड्स की जैसे ये क्रॉप लाइन्स है, और चाहे तो ये फ्रूट लाइन है जिसमें यहाँ फ्रूट लगाए, यहाँ फ्रूट लगाए, यहाँ फ्रूट लगाए, यहाँ भी फ्रूट लगा हुआ है। तो ऑर्चार्ड में क्या होता है, ये बाकी जो स्पेस होता है ना, ये अपने कोई भी यूज का नहीं होता है। क्योंकि फ्रूट्स की कैनोपी क्या होती है कि एक दूसरे फैलती है, तो इनकी स्पेसिंग बहुत ज्यादा होती है। तो बीच में जो बचा हुआ प्लेस होता है ना, तो इसको हम यूज लेते हैं इंटरक्रॉप के लिए। इंटरक्रॉप में क्या होता है कि हमको एडिशनल इनकम मिल जाती है, जिसके अंदर हम लेग्यूम्स लगाना सबसे ज़्यादा प्रेफर रखते हैं। क्योंकि लेग्यूम्स क्या होती है कि इनकी नोडुलस रूट्स होती है। नोडुलस रूट्स में क्या होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं,
जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, इसलिए इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति कर देते हैं। तो ये इंटरक्रॉप के लिए बहुत ही बेस्ट क्रॉप है। बाकी मॉर्फोलॉजी की इसमें हम बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी, इट इज ग्रो 45 to 90 सेंटीमीटर टॉल डिपेंडिंग अपॉन प्लांट टाइप एंड नेचर ऑफ क्रॉप बीइंग ग्रोन। मतलब ये 45 से 90 सेंटीमीटर की इसकी ग्रोथ हो जाती है। बात करते हैं हम आगे। द फ्लावर अपीयर्स इन क्लस्टर, इसके बंच में होते हैं, क्लस्टर में होते हैं, गुच्छों में होते हैं इसके फूल, और 10 से 20 फूल होते हैं। दे आर सेल्फ पोलिनेटेड, मेन एंड इम्पोर्टेंट चीज है जो इसकी, ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती है। डेवलप इनटू 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हेयरी पॉड्स, इसके जो पॉड्स होते हैं ना वो लंबे होते हैं और हेयरी होते हैं। उन पे अगर हम देखते हैं तो छोटे छोटे हमको हेयर्स दिखते हैं। विच इज आर राउंडेड, और जो पॉड होता है ना बिल्कुल राउंड होता है। सिलेंडर एंड यूज टू बियर अबाउट 7 to 11 सीड्स देम, मतलब कि एक पॉड होता है ना उसमें 7 से लेकर 11 तक हमको सीड्स देखने को मिलते हैं। और आगे हम बात करते हैं सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट में क्या होता है, द क्रॉप नीड ए वेल डिस्ट्रीब्यूट रेनफॉल, ये आपको बताया था ड्राई कंडीशंस में होता है, तो रेनफॉल के ऊपर ये बेस्ड होता है। रेनफॉल, हेवी रेन्स आर फ्लोरिंग आर हार्मफुल, अगर हेवी रेन होगी तो वो फ्लोरिंग को हार्मफुल करेंगे। हार्म होगी, क्यों होगी, अगर रेन होगी तो वो फ्लोर्स पे गिरेगी, उनको डिस्टर्ब करेगी, उनके ऊपर पॉलिनेशन में भी इफेक्ट पड़ेगा। पॉलिनेशन होगा वो क्लियर भी हो सकता है। बाकी आगे बात करते हैं। इवन मॉइस्ट विंड्स एट दिस स्टेज इन इंटरफेयर विथ फर्टिलाइजेशन, क्या होता है दोस्तों, अगर पॉलिनेशन हो रहा है और फ्लावरिंग के टाइम पे रेनफॉल हो रही है तो वो क्या है कि पॉलिनेशन को इफेक्ट करेगी। अगर पॉलिनेशन इफेक्ट होगा तो उसमें अपना फर्टिलाइजेशन भी इफेक्ट होता है। बाकी नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल के ऊपर। सॉइल पे देखते हैं, दिस पल्स डज बेस्ट ऑन डीप वेल ड्रेन्ड लॉम्स इन द एलुवियल ट्रैक in the north as well as on the red and black soils and southern India, पेनिसुलर एंड साउदर्न इंडिया में ये होती है, और ब्लैक एंड रेड सॉइल इसके लिए सूटेबल होती है। इट इज आल्सो कल्टिवेटेड ऑन लाइट एंड शेलो स्टोनी सॉइल्स क्लेज, ये शेलो और स्टोनी सॉइल्स के अंदर और क्ले के अंदर भी ये। अगर हम यहाँ पे लैंड प्रिपरेशन की बात करते हैं तो फॉर द प्योर क्रॉप इन खरीफ सीजन, ये खरीफ सीजन की क्रॉप है। द लैंड इज प्लाउड वंस और ट्वाइस, मतलब है ये एक या दो बार इसमें प्लाउड होना चाहिए, हेरो होना चाहिए, ऑप्टेन एंड रफ टिल्थ इसमें होनी चाहिए। द समर क्रॉप कैन बी सोन ड्राई इन फ्रोज इन बिटवीन द रोज ऑफ द प्रीवियस क्रॉप फॉलोड बाय इरिगेशन। लैंड शुड बी लेवल्ड, इसमें लेवल्ड होना चाहिए अपने को। जैसे हम इसमें सोविंग करेंगे ना उससे पहले अपने को इसमें एक पाटा लगा देना चाहिए, हेरो बढ़िया, इसमें 1 से या 2 बार इसमें हमको टिलेज कर देनी चाहिए, हेरो कर देना चाहिए, प्लाविंग कर देनी चाहिए। और बात करते हैं आगे, कलेक्ट द वीड्स को अपने को कलेक्ट करके पहले आउट कर देना चाहिए। जो पहले से अपने को टिलेज करने से पहले जो भी वीड्स वगैरह होते हैं ना उनको बाहर निकाल देना चाहिए। प्रीवियस क्रॉप्स स्टेबल स्टोन एंड क्लीन द फील्ड ऑफ फॉर सोविंग, अगर हम सोविंग करेंगे उससे पहले अपने को लैंड को बिल्कुल, फील्ड को पूरा क्लीन करना पड़ेगा दोस्तों। मतलब स्टोन्स वगैरह होते हैं और भी होते हैं, हर्बिसाइड होते हैं, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। इफ नेसेसरी वन प्री सोविंग इरिगेशन शुड बी गिवन, सोविंग से पहले अपने को एक इरिगेशन देना पड़ेगा, जिसको हम पलेवा भी कह सकते हैं, एक पलेवा करना पड़ेगा। सोविंग की अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, सोविंग द खरीफ क्रॉप इज सोन इन जून टू जुलाई के अंदर हम इसको उगा देते हैं। द स्प्रिंग क्रॉप इज टू बी सोन बाय 15 February एंड हार्वेस्टेड बाय द मिडिल मे ऑफ, द सीड में बी सोन बाय ब्रॉडकास्टिंग or it may be drilled in furrow behind a plow in row 20 to 30 सेंटीमीटर अपार्ट। सीड रेट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो खरीफ और समर दोनों के लिए अपने को यहाँ पे अलग अलग सीड रेट मिलेगी। खरीफ के अंदर 12 to 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर अपने को सीड रेट डालने पड़ेगी,
और समर के अंदर 20 to 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अपने को सीड डालने पड़ेंगे। बात करते हैं हम यहाँ पे सीड ट्रीटमेंट की। सीड की अगर सोविंग से पहले हम यहाँ पे बात करते हैं तो सीड ट्रीटमेंट अपने को करना पड़ता है। एक तो हम ऑर्गेनिक तरीके से कर सकते हैं, दूसरा अपना होता है केमिकल वे। केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों अपने अपने अलग वे रखते हैं। ऑर्गेनिक की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ट्रीट सीड विद राइजोबियम एंड पीएसबी, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं 5 ग्राम ईच किलोग्राम सीड, मतलब 5 ग्राम हम पीएसबी या राइजोबियम का यूज करेंगे तो वो 1 किलो सीड के लिए करेंगे। ड्राई ट्रीटेड सीड इन शेड, और सूखे बीजों का हम यहाँ पे छाया के अंदर इसका ट्रीट करेंगे। सच ट्रीटेड सीड शुड बी सोवन विद इन 4 to 6 आवर ऑफ ट्रीटमेंट। अगर अपने को सोविंग करनी है, सोविंग करने से 4 से 6 घंटे पहले हम बीजों को ट्रीट करेंगे। और केमिकल वे की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सीड शो बी ट्रीटेड विद इन थायरम से हम यहाँ पे करेंगे ट्रीटेड 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड्स को हम यहाँ पे थायरम से ट्रीट करेंगे। और वेराइटीज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर्स टाइप VRM प्रति ग्राम के हिसाब से आ जाएगा। और ये पूसा बादशाह हो गया। और पर्टिकुलर्स की हम यहाँ पे बात करते हैं तो परसेंटेज की बात करते हैं तो T1 क्रॉस हो जाएगा T47 से, और टाइप 44 है ये। और VRM GG2 की बात करते हैं तो ये प्योर सिलेक्शन है। और किससे है ये प्योर सिलेक्शन किया हुआ है? KM 851 से ये प्योर सिलेक्शन किया हुआ है। CO या GG7 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो MGG336 का क्रॉस है COGG से, COGG902 से। और पूसा बादशाह की अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन फ्रॉम T44। और ईयर रिलीज की बात करते हैं तो टाइप 44 हुआ है 1962 में, और 2001 में हुआ है VRM, 2006 में हुआ है CO7। और पूसा बादशाह की अगर हम यहाँ बात करते हो तो ये हुआ है 1971 के अंदर। अगर इनके ड्यूरेशन की बात करते हैं, इनके प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये 60 to 70 डेज के अंदर हो जाती है टाइप 44। VRM 60 to 70 डेज के अंदर हो जाती है, 60 to 65 डेज के अंदर हो जाती है CO7। और पूसा बादशाह 60 to 70 डेज। अगर एवरेज अगर हम यहाँ पे ये बात करते हैं तो 60 to 70 डेज ये वेराइटीज इनका ड्यूरेशन होता है प्रोडक्शन का। प्लांट हाइट की बात करते हैं तो इनकी मेंशन नहीं की हुई है। बाकी बात करते हैं CO7 की तो 30 to 45 डेज के अंदर होते हैं, प्लांट हाइट सेंटीमीटर के अंदर वो होती है। और पूसा बादशाह की बात करते हैं तो 35 to 45 सेंटीमीटर इसकी वो होती है प्लांट हाइट। और ग्रेन वेट की बात करते हैं 100 दानों के, इसको हम सीड इंडेक्स भी बोल सकते हैं। सीड इंडेक्स की बात करते हैं, सीड इंडेक्स होता क्या है सबसे पहले हम ये जानते हैं। जो 100 दानों का, किसी भी क्रॉप के 100 दानों का जो वजन होता है अपन उसको सीड इंडेक्स बोलते हैं। तो इसका 100 दानों का वेट होता है 2.8 to 3.5 ग्राम, और इसमें दिया हुआ नहीं है। बाकी बात करते हैं क्रॉप मैनेजमेंट की। क्रॉप मैनेजमेंट की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की बात करते हैं। अप्लाई फर्टिलाइजर इज बेसल बिफोर सोविंग, रेन फेड और इरिगेटेड, दोनों कंडीशन का अपने यहाँ पे फर्टिलाइजर एप्लीकेशन दिया होता है। अगर रेन फेड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 12.5 किलोग्राम नाइट्रोजन दी जाती है, 25 किलोग्राम पोटास दी जाती है, और 12.5 किलोग्राम पोटेशियम दी जाती है, और 15 किलोग्राम इसके अंदर सल्फर दी जाती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये चीज़ें बताई हुई है। इरिगेशन की अगर बात करते हैं, इरिगेटेड कंडीशन जो अपने यहाँ पे होती है ना, उनमें 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटेशियम और 25 किलोग्राम सल्फर देते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। एप्लीकेशन ऑफ सल्फर 25 to 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गिवन हायर यील्ड। अगर अपने को ज़्यादा यील्ड चाहिए उसके लिए अपने को 25 to 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर अपने को सल्फर देना पड़ेगा। इफ फॉस्फोरस अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP, it will take care of sulfur need also। SSP contain 11% सल्फर, 11% सल्फर इसमें कंटेन होता है। बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन क्या होता है? बीइंग खरीफ क्रॉप्स ग्रीन ग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड इरिगेशन। ये दोस्तों आपको पता है कि
ड्राई लैंड में होता है तो इसमें इरिगेशन की इतनी जरूरत नहीं होती है। रेनफेड के ऊपर डिपेंड होता है, रेन के ऊपर डिपेंड होता है। अनलेस देयर इज ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द खरीफ सीजन, इन समर इरिगेशन शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू सोइल टाइप। इरिगेशन इंटरवल शुड बी 7 to 10 days इन समर बिफोर फ्लोर इनिशिएशन जब होता है उससे पहले इसमें क्या होता है, पॉट फिलिंग इरिगेशन इज मस्ट। इसमें 2 इरिगेशन तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। एक तो फ्लोर इनिशिएशन होगा उससे पहले, दूसरा जब पॉट अपने दाने बनने लगेंगे पॉट के अंदर उससे पहले। वीड मैनेजमेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं। वीड मैनेजमेंट रिक्वायर्ड अप टू 30 to 35 days ऑफ क्रॉप ग्रोथ, एज दिस इज द टाइम व्हेन वीड कंपैक्ट मोर with the crop for nutrients and sunlight. Pre-emergence application of pendimethalin 30% at the rate 1.3 लीटर्स पर एकड़। एक एकड़ के लिए 30% पेंडिमेथालिन का यूज करेंगे तो 1.3 लीटर्स के अंदर होगी। कंडीशंस हो गया ये 0.5 लीटर्स पर एकड़ अंडर रेनफेड। रेनफेड इरिगेटेड के अंदर 1.3 और रेनफेड के अंदर 0.5 पर लीटर का हम यूज करेंगे। ऑन 3 days आफ्टर सोइंग, 3 दिन सोइंग के बाद में नेक्स्ट स्प्रेयर के द्वारा हम इसका यूज कर देंगे। आफ्टर दिस 1 hand वीडिंग, इसके बाद हम एक बार वीडिंग कर देंगे। 30 दिन बाद में सोइंग के हम क्या करेंगे, वीड फ्री एनवायरनमेंट और क्रॉप अपने यहाँ हो जाएगी। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हार्वेस्टिंग और यील्ड की बात करते हैं तो टू अवॉइड लॉस बिकम द शेल्टरिंग ऑफ पॉड। मतलब हार्वेस्टिंग से पहले क्या होता है कि पॉड शेल्टरिंग का मतलब है पौधों का खुल जाना बिखरना, उसमें से दाने बिखरना। तो उसके लिए क्या करेंगे, द क्रॉप इज हार्वेस्टेड बिफोर द डेड राइप। अगर ज़्यादा फसल पक जाती है उससे पहले हम इनको हार्वेस्ट कर लेंगे। 1 or 2 rounds ऑफ द पिकिंग ऑफ पॉड्स आर आल्सो रिकमेंडेड टू अवॉइड लॉसेज बिकॉज द शेल्टरिंग। हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे क्योंकि इसमें शेल्टरिंग ना हो। इसमें क्या होता है कि ग्रीन ग्राम की सबसे अलग चीज़ क्या होती है कि इसमें एक तो अलग अलग टाइम पे हार्वेस्टिंग अपने को लेनी पड़ती है और जो पोर्ट्स होते हैं ना वो खुलने लग जाते हैं और उसमें दाने बिखरने लग जाते हैं, तो इसके लिए अपने को टाइम पे हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। द प्लांट्स आर अपरूटेड और कट विद द सिकल एंड ड्राइड ऑन द थ्रेशिंग फ्लोर फॉर वीक to 10 days and threshed by beating with 6 और windowed by basket। इसमें हम थ्रेशर क्या करते हैं, एक तो आजकल मैकेनिकल मेथड हो गया जैसे थ्रेशर के द्वारा हम कर सकें। दूसरा क्या करते हैं हम इसको थ्रेशर के द्वारा करें या मैकेनिकल करें, दोनों में क्या होता है कि पहले तो हम इसको अपरूट करते हैं। अपरूट करने के लिए या तो हम इसको अपरूट कर सकते हैं, उखाड़ सकते हैं, या सिकल के द्वारा हम इसको काट सकते हैं। उसके बाद में इसको सुखाया जाता है 8 से 10 दिन के लिए और फिर इसको या तो थ्रेशर के अलावा थ्रेसिंग कर ली जाती है या फिर इनको पहले तो कूटा जाता है। कूटने के बाद में इसको हवा के अंदर साफ कर लिया जाता है। द एवरेज यील्ड ऑफ ग्रेन फ्रॉम प्योर क्रॉप वेराइटीज फ्रॉम द 5 to 6 क्विंटल पर हेक्टेयर, वेयर यील्ड अप टू 10 to 15 पर हेक्टेयर। मतलब 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर इसके अंदर अपने को यील्ड मिल जाती है देखने के लिए। बात करते हैं स्टोरेज एंड पोस्ट हार्वेस्ट की। ड्राई ग्रीन ग्राम सीड टू इंश्योर मॉइस्चर लेस देन 10%, beetless affect them in storage, mix crushed neem leaves or as seed with the store in gunny bags। gunny bags can also treated 5% नीम ऑयल। इसके अंदर ट्रीट करने के लिए अपने सबसे ज़्यादा यूज लेते हैं नीम ऑयल का। नीम ऑयल का कैसे लेते हैं, अगर हम उसमें नीम की पत्तियाँ डाल सकते हैं स्टोरेज के अंदर और गनी बैग्स के अंदर इसका स्टोरेज किया जाता है। यूज एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्शन की बात की जाए, एज ए वेजिटेबल के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स होते हैं, नोड्यूल्स प्रोडक्शन होता है, कस्टमर कॉस्मेटिक प्रोडक्शन, फेस क्लीनर के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। डिटर्जेंट एंड सोप प्रोडक्शन में हम इसका यूज करते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार युवा को। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्रॉप के साथ आपको।